दस्तक। और जयललिता की आखिरी विदाई हो गई, लेकिन आज जिक्र जन सैलाब का होगा। हिंदुस्तान की सियासत में जन सैलाब का मतलब होता क्या है? अंधेरे के गर्त में डूबा जन सैलाब या रोशनी की तलाश में जन सैलाब? जन सैलाब इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख दर तारीख में अगर स्थितियों को टटोलिएगा तो जन सैलाब ही है जो नेताओं को राजनेता और फिर उसके बाद स्टेट्समैन का दर्जा दिला देता है। लेकिन आइए शुरुआत कहां से की जाए? आज शुरुआत जयललिता का जिक्र है तो बात वहीं से शुरू करते हैं। 1 रुपए में चावल, 1 रुपए में सस्ता खाना, बेबी फूड भी फ्री, पीने का पानी भी फ्री, बच्चा जनना भी फ्री और दुकान का लाइसेंस भी फ्री, मिक्सी, ग्राइंडर, टेबल फैन सब कुछ फ्री, अम्मा मोबाइल भी फ्री, अम्मा लैपटॉप भी फ्री, 5,000 का लोन भी बैंक से फ्री में, सब्जी अनाज आधी कीमत पर। जी, ये ऐसी फहरिस्त है जिसने न सिर्फ जयललिता की राजनीति को एक ठोस जमीन दे दी, बल्कि हिंदुस्तान की उस हकीकत को भी सतह पर ला दिया कि 21वीं सदी में देश न्यूनतम का जुगाड़ अगर राजनीतिक सत्ता कराने लगे तो सरकार कल्याणकारी हो सकती है और राजनेता उसके बाद स्टेट्समैन कहा जा सकता है। यानी एक तरह हिंदुस्तान में जब बहस दुनिया के विकसित देशों के कतार में खड़े होने को लेकर होती है और हिंदुस्तान की सियासत कभी इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के जरिए गरीब गुरबों के सवालों को खड़ा करती है, तब जयललिता का राजनीतिक प्रयोग हिंदुस्तान के उस मर्म को बिना लाग लपेट छूते हुए बताता है कि भूखे भारत का पेट भरना खुद को जनवादी नेताओं की कतार में खड़ा करने से कहीं आगे की मिसाल है। और शायद भारत की राजनीति का यह अनूठा सच है, जिसने भी भूखे भारत की तरफ ध्यान दिया वो सबसे बड़ा नेता हो गया। और इस कतार में पुराने दौर में याद कीजिए तो कामराज से लेकर बीजू पटनायक और मौजूदा यानी आधुनिक दौर में याद कीजिए तो ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल, सबका जिक्र हो सकता है जिन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन को पुख्ता बनाने के लिए 2 जून की रोटी से जुड़े सवालों को अपने हाथ में ले लिया। कह सकते हैं जयललिता के अंतिम संस्कार में जिस तरह जन सैलाब उमड़ा, जिस तादाद में समूचा तमिलनाडु ही उमड़ पड़ा, वो दरअसल संकेत भी है कि हिंदुस्तान की राजनीति नीतियों के आसरे लोगों की जरूरतों को पूरा करने में फेल हो चुकी है। और भारत भूख के जिस मुहाने पर खड़ा है उसमें शाइनिंग इंडिया या चकाचौंध बाजार के जरिए सियासत की नहीं जा सकती। तो सवाल 3, पहला, क्या जयललिता का राजनीतिक प्रयोग हिंदुस्तान के सोशल इंडेक्स को आईना दिखाने वाला है? क्या जयललिता ने उस चकाचौंध की राजनीति को भी आईना दिखाया जहां से राजनीतिक कमाई होती है? क्या गरीबी मुफलिसी राजनीतिक सत्ता की जरूरत बन चुके हैं? ये तीनों सवाल हर सत्ता को कटघरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि जिस मनरेगा को मनमोहन सरकार से लेकर मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने गरीबों के लिए सबसे बेहतरीन हथियार माना, उस नीति का सबसे पहला प्रयोग कामराज ने तमिलनाडु में 60 के दशक में ही किया था। और जिस दौर में ममता बनर्जी लकीर खींच रही है गरीब गुरबों का जिक्र करके, उस लकीर को बीजू पटनायक ने गरीबों को अनाज बांटकर अब नहीं 3 दशक पहले ही वो काम उड़ीसा में कर दिखाया। केजरीवाल शहरी गरीबों को मुफ्त में बिजली पानी देकर अपनी राजनीतिक जमीन बना रहे हैं। लेकिन इसका सच क्या है? सच यही है कि गांव से लेकर शहर तक गरीब गुरबों की फौज खड़ी होती चली जा रही है और मौजूदा वक्त में कोई राजनीति उसको समाधान के रास्ते तक पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। और शायद इसीलिए मौजूदा वक्त में जिस नोटबंदी के आसरे समाजवाद का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दिखाया है, वह पूंजीवादी बाजार इकोनॉमी में सफल न होने का भी परिणाम है, या फिर जयललिता सरीखी राजनीति को ही हवा देने की सोच है। तो समझना यह भी होगा, राजनीति के धरी धुरंधर ही गरीबों की सुध क्यों लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का अनूठा सच तो यह भी है कि चेन्नई के पॉश गार्डन से लेकर दिल्ली के 10 जनपद का जिक्र हो या फिर 7 RCR
आजादी के बाद राजनीतिक सत्ता की रईसी हर किसी ने देखी और राजनीतिक रईसी ने देश को डराया भी और चकाचौंध का लोकतंत्र भी हमेशा मौत के बाद जन सैलाब के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में नेताओं को महान बनाते भी चला गया। शायद मुश्किल यह नहीं कि जन सैलाब कितनी बड़ी तादाद में किस नेता के साथ किस मौके पर कहां जुटा। मुश्किल यह है कि जन सैलाब हिंदुस्तान में कभी कम होता नहीं है। बावजूद इसके सियासत पायदान ऊपर चढ़ती चली जाती है और जन सैलाब नीचे उतरता चला जाता है। दोनों के बीच असमानता और विषमता की खाई बढ़ती चली जाती है। आइए जरा टटोलने की इस देश में कोशिश की जाए। कौन जन सैलाब, किस जन सैलाब, जन सैलाब के पीछे का सच और उस जन सैलाब किन स्थितियों से उभर कर सामने आता है नेताओं में। वो कौन सी आस देखता है जो लगता है कि रोशनी की तलाश में जन सैलाब सड़क पर उतरता है। जयललिता के लिए उमड़ा ये जन समुद्र लोकप्रियता के शिखर का भी अंदेशा है और शायद मौजूदा वक्त में राजनीतिक शून्यता को ना भर पाने का जनवादी खौफ भी है। लेकिन सवाल सिर्फ जयललिता का नहीं, सवाल तो हिंदुस्तान की उस राजनीति का है जहां राजनेताओं से इतर कोई संस्थान बच ही नहीं रहे। क्योंकि याद कीजिए, कामराज को श्रद्धांजलि देने कैसे चेन्नई की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था, कैसे बीजू पटनायक के अंतिम संस्कार में समूचा उड़ीसा ही सड़क पर था, कैसे इंदिरा गांधी की शव यात्रा निकली तो दिल्ली में तिल रखने की जगह नहीं थी, और कैसे वाईएस रेड्डी की हवाई हादसे में मौत ने समूचे आंध्र प्रदेश के दिलों को ही झकझकोर कर रख दिया था, और कैसे बाला साहब ठाकरे को आखिरी विदाई देने के लिए समूची मुंबई ठहर गई थी। और इन शव यात्राओं को याद करते वक्त जहन में ये सवाल भी लाइए, क्या वाकई जिन सवालों को इन नेताओं ने उठाया, उन्हीं सवालों को उनके विरासत को संभाले नेता आज भी क्यों उठा रहे हैं, और हिंदुस्तान के सामाजिक आर्थिक हालातों में परिवर्तन आता क्यों नहीं। तो क्या भारतीय संसदीय राजनीति सत्ता का एक ऐसा खेल बन चुकी है जो जन भावनाओं को अपने साथ जोड़कर अपनी सियासत साध कर निकल जाती है, और हिंदुस्तान का आम आदमी चाहकर भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता पीढ़ियों से? क्योंकि नेहरू से लेकर मौजूदा दौर के हालात को ही समझ लें, गरीबी के सोशल इंडेक्स में कोई अंतर आया नहीं है। विषमता और असमानता दुनिया के बाजार में सबसे ज्यादा भारत में ही बढ़ी है। भारत के 0.1% रईसों की शुमारी दुनिया के टॉप 10% रईसों में हो चली है, और दूसरी तरफ भारत के 70% गरीबों की शुमारी दुनिया के सबसे गरीब 10% आय वालों में है। तो बदलता क्या है, या फिर राजनेताओं की फहरिस्त में नेहरू से लेकर जयललिता की लोकप्रियता हिंदुस्तान को इस भ्रम में क्यों ले जाती है जहां उनकी विरासत को ही आगे बढ़ाने की बात कहने वाला नेता सबसे बेहतर और बड़ा लगने लगता है? तो क्या भारतीय राजनीति अभी भी सामाजिक आर्थिक तौर पर खुद को रईस बनाते हुए गरीब गुरबों या बाला साहब ठाकरे सरीखी मराठी मानुष के फ्रस्ट्रेशन को साधने का एक तरीका भर है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने ही जिस लुंगी को पुंगी बनाने का नारा देकर मराठी मानुष की बेरोजगारी का सवाल उठाया, उन्हीं की मृत्यु के बाद मराठी मानुष के सवाल मुंबई में भी जस के तस, और महाराष्ट्र की पहचान तो दुनिया के सबसे ज्यादा शहरी गरीब को लेकर बन गई। वहीं नेहरू के दौर में जो नेहरू की रईसी से लेकर 3 आना बनाम 16 आना का जो सवाल लोहिया उठाते उठाते मर गए, वो सवाल ना सिर्फ मौजूदा वक्त में और ज्यादा बड़ा होता चला गया, बल्कि वही सवाल अब मोदी नए सिरे से उठाते हैं तो तालियां भी बजती हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है। लेकिन लोकप्रियता का ये रास्ता ना तो जयललिता के मौत के बाद देश को कोई समाधान दे पा रहा है, ना ही मोदी के नोटबंदी के बाद उठाए गए सवालों से कोई समाधान का रास्ता निकल पा रहा है। ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है भाई। तो क्या ये मान लिया जाए, हर नेता का लक्ष्य शायद सही होता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता जिस रईसी के जरिए वो आगे बढ़ाता बनाता है, उसके सरोकार समाज के साथ जुड़ते नहीं, और शायद इसीलिए कोई कभी लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता।
यह वाकई मुश्किल सवाल है। राजा मांडा का राजा वीपी सिंह खुद को फकीर ही कहते थे। मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री ने भी जिक्र फकीरी का किया है, लेकिन इन सब के बीच फकीरों की सुध जयललिता ने ली। तो कल्पना कीजिए, जिस हिंदुस्तान में सबसे सस्ती कैंटीन में सबसे सस्ता खाना मिलता हो, उस खाने को दिलाने वाली शख्सियत खुद में सबसे रईस भी है। इस विषमता को समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखें। ये अम्मा कैंटीन है। कहा जाता है अम्मा कैंटीन में देश का सबसे सस्ता खाना दिया जाता है। 2 रुपए में 2 इडली और सांभर, 5 रुपए में सांभर के साथ साथ चावल भी दिया जाता है भरपेट। और इस कैंटीन को चलाने में सरकार का खर्च 250 से 300 करोड़ रुपए का हो जाता है। तो देश का सबसे सस्ता खाना जो सीएम खिला दे, उससे ज्यादा परोपकारी, कल्याणकारी और हो कौन सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जयललिता के बाद भी अम्मा कैंटीन चलता रहेगा? यकीनन चलता रहेगा, क्योंकि अम्मा की विरासत जिन हाथों में गई है, अम्मा के भरोसे ही वो चलते रहे जिंदगी भर, तो ऐसे में वो कैंटीन भी चलेगी। लेकिन यहाँ सवाल तो एक दूसरा है। एक तरफ अम्मा कैंटीन जो देश में सबसे सस्ता भोजन कराती है, और दूसरी तरफ खुद अम्मा यानी जयललिता की संपत्ति करोड़ों में। और संपत्ति की फहरिस्त जरा देख लीजिए। पॉश गार्डन मकान आपने देखा होगा। चेन्नई, हैदराबाद में इसके अलावे 4 कॉमर्शियल बिल्डिंग भी जयललिता के नाम है। हैदराबाद में कई एकड़ एग्रीकल्चर लैंड यानी खेती की जमीन भी है। 9 गाड़ियां भी हैं, 2.25 किलो सोना भी है, उससे बनी ज्वेलरी, और 1250 किलो चांदी भी है। 5 बड़ी कंपनियों में जयललिता पार्टनर भी, 12,000 से ज्यादा साड़ियां भी। इसके अलावे छिटपुट जो भी चीजें गिननी है गिन लीजिए। लेकिन सवाल अब यही है कि जयललिता की इस संपत्ति का वारिस होगा कौन? और जो वारिस होगा, क्या उसके जहन में यह सवाल होगा कि आय से ज्यादा संपत्ति का मामला जयललिता के खिलाफ चल रहा है? और जयललिता अब नहीं है, लेकिन शशिकला भी उसमें पार्टनर है। जी, तो क्या तमिलनाडु में आने वाले वक्त में जो सियासत नया रंग दिखाएगी या नए करवट की दिशा में जाएगी, उसमें एक तरफ अम्मा कैंटीन होगी तो दूसरी तरफ क्या वाकई जयललिता की यह संपत्ति होगी? इंतजार करना होगा। जाहिर है, यह सियासत के ऐसे रंग है जिसमें बार बार यही सवाल उठता है कि इस देश में कोई सिक्का मुद्दे के तौर पर उछाल दीजिए, देखिए जन सैलाब उभर कर खड़ा हो जाएगा। मसला यह नहीं कि कोई अंतिम यात्रा में सलामी देने के लिए जन सैलाब उमड़ता है। मौजूदा वक्त में जो भी देश में बड़े निर्णय लिए गए, सड़क पर नजर स्थितियां आती चली गई। मसला नोटबंदी के जिक्र का है। परेशान हैरान लोग सड़क पर हैं। जोड़ दीजिएगा तो जन सैलाब लगेगा, टुकड़ों में बांटिएगा तो कतार लगेगी, लेकिन परेशानी हर माथे पर है। इतनी लंबी लाइन है और जब तक नंबर आता है तब तक कैश खत्म हो जाता है। वो पेटीएम भी नहीं कर रहे हैं, तो हम पेटीएम भी नहीं कर पा रहे हैं, हम कैश से भी नहीं ले पा रहे। सिर्फ 2,000 रुपए ओनली निकलने। आने वाले समय में अभी और दिक्कतें आएंगी। कहीं भी पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी एटीएम में जाएं, उसमें मतलब कैश है ही नहीं। 300-400 आदमी की लंबी क्यू लगी हुई है, मैं छोड़ के चला गया। और अभी भी बंद है, और हम लोगों को तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे घर में मैरिज है मेरी सिस्टर की 9 तारीख को। कैश ही नहीं आता है इसमें, बैंक में कैश ही नहीं आया। जब भी आते हैं 3 घंटे 4 घंटे लाइन में लगते चले जाते हैं, वहाँ पर कैश कभी नहीं मिल पाता। तो लोग परेशान हैं, ये सच है। बैंकों के बाहर लगी कतारें बीते 28 दिनों से कम होने का नाम नहीं ले रही, यह भी सच है। एटीएम में पैसा नहीं पहुंच रहा, यह कड़वा सच आंखों के सामने है। आलम यह कि लुटियंस की दिल्ली तक में जहां सत्ता घुटनों के बल बैठती है, वहां भी एटीएम खराब है। यकीन नहीं होता तो लुटियन जोन में स्थित देश के नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यह तस्वीर ही देख लीजिए, जहां बीते 3 दिनों से एटीएम में कैश नहीं है। गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा क्या? दूसरी बात, यहाँ लाइन में लगे रहते हैं, पैसा जितना नंबर आया यहाँ ख़त्म। दूसरी बात ये है कि यहाँ फीस देनी होती है, किराया देना होता है, राशन पानी लेना होता है, क्या से देंगे? गरीब आदमी क्या जाएगा? और अब दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस का भी हाल देखिए। एटीएम का शटर आधा गिरा है, लेकिन लोग फिर भी लाइनों में खड़े हैं कतार बनाकर। यहाँ एक साथ कई एटीएम और बैंक हैं, लेकिन कैश की कोई गारंटी अब भी नहीं है। आप पहली बार आज आए हैं सैलरी निकालने के लिए या फिर? 2 बार आया हूँ। लाइन 4 किलोमीटर लंबी हो तो भग जाए, फिर क्या करें? काम भी ऑफिस भी जाना है। हाथ में सर लाइन लगाना पड़ता है, और जो निकाले थे वो ख़त्म हो गए। अब फिर यहाँ लाइन में आना पड़ा, और एटीएम भी सेंस नहीं करना बंद कर दिया अभी। तो ये प्रॉब्लम, इसके लिए मैं बैंक में आया। यानी राजधानी दिल्ली की ताल बिगड़ी हुई है, क्योंकि इंतजाम पूरे नहीं है।
और देश में एटीएम का सच तो हर कोई जान चुका है कि 2 लाख देश में एटीएम है। उनमें से अभी 40 से 50% ही वक्त वक्त पर काम कर रहे हैं और देश के बाकी हिस्सों का हाल यह है कि आम गरीब लोग बैंकों के बाहर कतारों में लगे हैं, लेकिन कहीं पैसा आता है या आता नहीं वो समझ नहीं पाते। करे तो क्या करें, बैंक वाले दुत्कार कर भगा देते हैं, तो लोग जाएं तो कहां जाएं, उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि एटीएम का सच यही है। कल भी आए थे, शुक्रवार को भी आए थे, लाइन में लग के वापस कहते हैं खत्म हो जाता है। अभी भी बेनती करते हैं कि 500 का नोट कंटिन्यू कराएं, वापस लें, बेइज्जती ना समझें, लोगों के सुख के लिए 500 अपने प्रेस्टेज छोड़ दें या 500 का नोट चालू रख लें। तो सवाल 3 है, अगले 22 दिन यानी 30 दिसंबर तक हालात कैसे सुधर जाएंगे, जबकि इसका कोई रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा सवाल, क्या सरकार ने मुश्किल की लकीर इतनी लंबी खींच दी है या बड़ी खींच दी है कि सूट बूट से लेकर राष्ट्रवाद और सर्जिकल स्ट्राइक लोग भूल चुके हैं। और तीसरा, क्या सरकार ऐसी राह पर चल निकली है जिसका उसे अंदाजा ही नहीं था। जो हमारे तरफ से हमारे प्रवक्ता लोग सिर्फ डेवलपमेंट ही कहते हैं, वो मेरे लिए लगता है कि वाजपेयी से सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था, इंडिया शाइनिंग, बाकी सारी चीजों को छोड़ दिया था, परंतु बुरी तरह हारे। लेकिन हिंदुस्तान की मुश्किल इतनी बढ़ रही है, हर निर्णय की सफलता चुनावी हार जीत पर टिक जाए तो इसका प्रयास राजनीति करती है। और अब माना जा रहा है कि बीजेपी भी यूपी में चुनाव तुरंत नहीं अप्रैल में कराना चाहती है, जिससे नोटबंदी की लगाम उसके हाथ में शायद तब तक आ जाए, क्योंकि अब तो खुद बीजेपी को उन्हीं के विचारधारा के लोग भी घेर रहे हैं। कि गुजरात से फिर कोई बनिया चला है जो महत्वाकांक्षा के चलते, और मोदी कल उनके शब्द बड़े घमंड के थे कि जो लोग मनी करते थे आज वो मोदी कह रहे हैं। वाह जी वाह। तो सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 50 दिन की समय सीमा मांगी, लेकिन उसके बाद जवाब आएगा क्या? मजबूरी, परेशानी, बेबसी या फिर मुलम्मा राष्ट्रभक्ति और काले धन का होगा? इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि जो पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ राजनेता थे, अब वो एक अलग लाइन लगाने लगे हैं। फिर वही सवाल, क्या वाकई देश बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है? या वही सवाल, आजादी के बाद से मुश्किल दौर तो हमेशा से रहा है, तो कोई प्रधानमंत्री मुश्किल जिक्र करता है तो फिर राहत हो जाएगी क्या? क्योंकि स्थितियों को समझिए, किसानों को जोड़ दीजिए तो जन सैलाब, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जोड़ दीजिए तो सैलाब, कतारों में खड़े लोगों को जोड़ दीजिए तो सैलाब। लेकिन मौजूदा वक्त में तो समाजवाद का नारा उफान पर है, और समाजवाद के साथ साथ वामपंथ की एक परिस्थिति भी कहीं ना कहीं जोड़ती चली जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी के जरिए गरीब गुरबों का जब जिक्र कर रहे हैं तो जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति हाशिए पर चली जाएगी, वर्ग संघर्ष निकल कर आएगा। ज्योति बसु, उन्हें भी याद कर लीजिए और याद कीजिए, जब उनकी अंतिम यात्रा थी तो किस तरीके की स्थिति समूचे बंगाल में थी। कोलकाता तो पट पड़ा था लोगों से। लेकिन इन सब के बावजूद भी जन सैलाब की स्थितियों के बीच जरा समझने की कोशिश कीजिए। हर संस्थान अगर ढह रहा है और राजनेता ही अपने आप में संस्थान हो जाते हैं, तो कल जिस बात का जिक्र वो करते हैं और आज जिस बात का जिक्र करते हैं, दोनों के बीच में लोग ही खड़े होते हैं जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं। आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च कर रहे हो कर सकते हो। आपके पाई पर आपका हक है। डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कैशलेस सोसाइटी का ख्वाब संजोया, और पहले दिन नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने वाले नीतीश कुमार ही अब कह रहे हैं कि कैशलेस सोसाइटी की परिकल्पना देश में संभव नहीं। इतना ही नहीं, गोवा में बीजेपी के ही सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर भी कह रहे हैं कैशलेस सोसाइटी की बात अभी बेमानी है। तो दरअसल ये परिवर्तन आ क्यों रहा है? क्या ये माना जाए इस दौर में शायद इंतजाम पूरे नहीं है, या फिर इन राजनेताओं को भी समझ में आ रहा है कि जिस देश के भीतर का सच यह हो कि 85% कारोबार नकद में होता हो, 93% ग्रामीण इलाकों में बैंक जैसी सुविधा ना हो, और सिर्फ 1/3 लोगों के पास स्मार्टफोन हो, और इतना ही नहीं, और हर महीने करीब 1,25,00,000 मोबाइल फोन बिकते हों, और इसमें 60% 800 से 1,500 रुपए वाले होते हों जिसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं होती। तो ऐसे में भारत क्या अभी सिर्फ 2.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड के जरिए आगे बढ़ पाएगा? यानी व्यवहारिक समस्याएं हैं, और इन व्यवहारिक समस्याओं का जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन मुश्किल हालात हर के साथ। फोन पे ही सारी चीजें हैक कर लेते हैं। आपके खुद एटीएम से कितनी बार पैसे निकले हैं या नहीं निकले होंगे आपको पता भी होगा, और जब आप डेटा किसी को दे दोगे तो फिर तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अनसेफ है। अब कहोगे एकदम से हम कार्रवाई कर दें,
हम तो जिस भी ग्राहक से पूछते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमारे पे कैश कार्ड वार्ड चेक करनी है, ये लो आप। वो आम तौर पे कोई भी राजी नहीं है कि मेरे को कार्ड से पेमेंट करनी है, क्योंकि उससे अभी ज्ञान ही नहीं है। टाइम लगेगा, कभी जो ये मोदी जी की जो ये प्लानिंग है हैंड टू हैंड कभी भी नहीं हो सकती। कोई नाम लिखना नहीं आता, वो कार्ड क्या करेगा। लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति तो कहीं ज्यादा त्रासदीदायक है, क्योंकि जिन स्थितियों से भारत लड़ रहा है उसमें सवाल सिर्फ इतना पर नहीं कि हिंदुस्तान में 25% लोग निरक्षर हैं। सवाल यह भी नहीं कि 35% से ज्यादा लोग 100 रुपए भी रोजाना कमा नहीं पाते, तो ऐसे में इंटरनेट का डाटा चार्ज वगैरह कहां से कराएंगे। सवाल तो यह है कि जिस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पीने का पानी, ग्रामीण इलाकों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे सवालों से देश जूझ रहा हो, तो क्या वाकई देश के बजट में इतना पैसा जुड़ जाएगा जो कैशलेस सोसाइटी या कहीं नोटबंदी के बाद बैंकों के जरिए सरकार के पास आ जाएगा? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मिलेगा कैसे, शायद इसे कोई नहीं जानता। हाँ, दुनिया इतना जरूर जानती है कि ब्रिटेन जैसे देश की आबादी सिर्फ 7 करोड़ के आसपास है और 89% ट्रांजैक्शन ही कैशलेस होता है। कनाडा की आबादी भी सिर्फ 3.5 करोड़ है, वहाँ 90% ट्रांजैक्शन कैशलेस होता है। और दुनिया तो यह भी जानती है कि अमेरिका की कैशलेस सोसाइटी में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में भारत की आबादी तो 130 करोड़ के तकरीबन पहुंच चुकी है। ये रास्ता किधर जाता है? सवाल बुनियादी ढांचे का है, लेकिन लक्ष्य हिंदुस्तान में समाजवाद लाने का है।